जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गाजियाबाद की जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम श्रीमती माला कपूर है। आप एक शिक्षाविद हैं और बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, समाज के कार्यों में लगी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं परम आदरणीय माला कपूर जी का बहुत बहुत अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। माला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपका परिवार जब देश का विभाजन हुआ या यूँ कहें कि पंजाब का विभाजन हुआ, तो आपका परिवार बंटवारे के बाद सर्वप्रथम पहले किस शहर में आए और फिर वहाँ से आप गाज़ियाबाद में कैसे आए, ये हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसी त्रासदी थी जो हम पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा सहन की, निर्वाह किया, भुगता, एक्सेप्ट किया। मेरे नाना जी महाशय संतराम सियाल जी, वो मंडी भावदीन से थे। मेरी माँ 9 बहन भाई, 4 भाई और 5 बहनें। तो 1947 में जब आज़ादी मिली है और जब ये सब हुआ, उस वक्त मेरी माँ 11 साल की थी और वो भी सड़कों पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे मेरे मामा जी के साथ लगाती थी। मामा जी महेंद्रपाल सिंह जी सियाल बहुत एक्टिव थे कांग्रेस में। ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ उनके बहुत ताल्लुकात अच्छे थे और दोनों ने बहुत मिल के काम किया देश की आज़ादी के लिए। नाना जी भी काफ़ी जेलों में गए, स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ, नेहरू जी के साथ, और बहुत लगन से जुड़े रहे वो एक जो भी स्ट्रगल चल रही थी। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो मेरे नाना जी कुछ लोगों के साथ लुधियाना आए और लुधियाना को बसाने में उन्हीं का हाथ है। वो पहले 11 सिटीजन्स में से एक थे वहाँ पर। और मेरी नानी जो कि किसी तरह से बचाकर अपना गोल्ड या कुछ सामान लाई थी, वो उन्होंने पहले बेचकर एक BCM आर्या मॉडल स्कूल की स्थापना हुई। उसके ट्रस्टी साथ में थे मुंजाल साहब, जिनका हीरो साइकिल का एम्पायर है पूरा। वो दोनों पड़ोसी थे लुधियाना में, 2L मॉडल टाउन में हम लोग और वो 1L मॉडल टाउन में। उसके साथ ही आर्य समाज के लिए उन्होंने ज़मीन ली। उसके 11 साल बाद मेरी मदर की शादी हुई और मेरे फादर जो कि एक डॉक्टर बन चुके थे, वो अमृतसर से थे और उधर वो होशियारपुर, गुरदासपुर। मेरे दादाजी हेड मास्टर थे और उनकी शादी के बाद वो आयुर्वेदिक का कोर्स करने के लिए एडिशनली जामनगर गए। जामनगर में वो कोर्स कर रहे थे और मेरी माँ ने एयरफोर्स स्कूल में अपनी टीचिंग की शुरुआत की, इंग्लिश की टीचर वहाँ बनी। और उसके बाद मेरी यहाँ पर क्योंकि 2 मासी थीं, माकिन मासी जो थी मिस्टर माकिन, लीला माकिन, वो गांधीनगर में, और दूसरी मासी बराड़ा मासी वो कवि नगर में बाद में आए। पहले वो अर्जुन नगर में उनका गाज़ियाबाद में आना हुआ। तो जब ये बात हुई कि मम्मी ने कहा कि हम लोग भी बस डॉक्टर साहब कोर्स कर चुके हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं अमृतसर जाएं कि हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के पास में है और नया बस रहा है ये शहर, तो हम 2 तो यहाँ हैं ही हैं और आप लोग भी यहाँ आ जाओ। तो उस तरह से मेरे पेरेंट्स ने फिर गाज़ियाबाद आए। यहाँ पर मेरे फादर ने GT रोड पर अपनी क्लिनिक शुरू की। जिस दिन मुहूर्त हुआ, उनके एक फ्रेंड थे, सीनियर थे उनके, डॉक्टर केसरवानी, उन्होंने जर्मनी से उनको बहुत इंस्ट्रूमेंट्स ला के दिए थे, क्योंकि तब जो जितने डॉक्टर्स थे वो मल्टी स्पेशलिटी थे। मेरे फादर दांत भी निकालते थे, कान, आँख, नाक सब कुछ देखते थे, पट्टी भी करते थे, टाँके भी लगाते थे और जनरल भी सब कुछ। तो उस समय में 3 या 4 डॉक्टर्स थे सिर्फ गाज़ियाबाद में। और जिस दिन मुहूर्त हुआ क्लिनिक का, ये लगा कि अब शायद लाइफ एक पटरी पे आएगी। बहुत स्ट्रगल के साथ, दोनों सेल्फ मेड थे, कहीं कोई पूंजी नहीं थी अपने पास कहीं से भी। तो उस रात चोरी हो गई और पूरी क्लिनिक वो चोर खाली करके चले गए। जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे डैडी के, BP ऑपरेटर्स थे, बहुत कुछ, कान नाक की मशीनें थी, सब चोरी हो गई। तो बहुत बड़ा धक्का उनको लगा एंड ऑलमोस्ट उनको हार्ट अटैक होने वाला था कि अब क्या होगा। लेकिन फिर संभला, क्योंकि बहुत ऐसे वक्त में ही पता लगता है कि आपका परिवार आपके साथ कितना खड़ा है। तो सब ने हेल्प की, मामा जी वगैरह ने हेल्प की आके। बहुत तकलीफ़ हुई दोबारा से इस्टेब्लिश करने में। जो जमा पूंजी जो जोड़ा था वो सब चला गया एक ही रात में। तो उसके बाद लाइफ चलनी शुरू हुई। अपनी मेहनत पे वो भरोसा करते थे। संस्कृत के शास्त्री भी थे उसी के साथ साथ। अच्छी जगह हमें पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए।
तो ऐसे उनका गाज़ियाबाद आकर सेटल होना हुआ। जब आप लोग आपकी फैमिली लुधियाने में थी तो लुधियाने में उन्होंने अपने आप को कैसे खड़ा किया? लुधियाना आकर मेरे नाना जी ने बहुत बिजनेस शुरू किए, लेकिन वो वाकई बहुत कहना चाहिए भोले थे। वो चालाकियां समझ नहीं पाते थे, उन्हें बस एक अपना नैतिकता के रास्ते में चलना है। आर्य समाज का उन्होंने वहाँ पर गठन किया और आर्य समाज बनाई। वहाँ पर अभी भी बड़ी आर्य समाज में उनकी लाइफ स्केच फ़ोटो लगी हुई है। कन्या वैदिक स्कूल खोला, ये भी स्कूल चला रहे थे। तो कुल मिला के वो एक बिजनेसमैन नहीं थे और उनको महाशय की उपाधि मिली थी क्योंकि वो वाकई बहुत संत नेचर के थे। फिर फॉर्चुनेटली पेंट्स का बिज़नेस उन्होंने शुरू किया चौड़ा बाज़ार में, जो आज भी वहाँ पर वो शॉप है हमारी। और तीनों मामा जी, अब एक तीनों में से कोई भी मामा जी नहीं रहे। अभी 2 साल पहले मेरे सबसे छोटे मामा जी, जो कि पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में ही रह गए थे और ये मान लिया गया था कि वो शायद नहीं है, तो लेकिन सब लोग वेट करते थे। माँ नानी कहती थी मेरा राजेंद्र आएगा, और वो 2 साल के बाद जिस समय मेरी माँ और मासी बोली होती थी जहाँ पे सब कपड़े धोने जाते थे इकट्ठे तो वहाँ पर धो रहे थे कपड़े, तब आ गया राज पापा ही आ गए। वो एक्सचेंज हुआ था कुछ लोगों का, कैदियों का कह लीजिए, या उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क के छोड़िए। कुछ लोग 2 साल के बाद 49 में शायद, तब वो वापस आए थे। तो आज भी उनकी वहाँ पर बिज़नेस की, जो मेरे कज़न्स हैं, मामा जी के लड़के हैं, वो वही बिज़नेस करते हैं। जीटी रोड पर भी एक शॉप थी और एक चौड़ा बाज़ार में अंदर शॉप थी। तो किसी तरह से वो फिर बिज़नेस में, क्योंकि तब तक मामा जी लोग शादी हो गई थी तो उन लोग को थोड़ा नए ज़माने का उस वक्त में ज़्यादा अंदाज़ था, तो वो फिर बिज़नेस अच्छा चल निकला। इस बेस पे उन्होंने फिर अपने को खड़ा किया। और जो हमने अपना नानका एंजॉय किया है, मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ बहुत कम लोग होंगे। जो फ्लेवर उसमें था वो आज मैं इतना उसको, क्या 20 सालों हो गए उसको याद करते, बहुत बहुत ही अलग एक्सपीरियंस थे। और वही मामा जी थे जो कि हमें वो आइसक्रीम हाथ से घुमाने वाली होती थी मशीन, कहते थे चलो बच्चों सारे मारो मुंडियो, चलो हाथ मारो एदेच। तो हमने उसमें बर्फ़ डालनी, नमक डालना, और वो कुल्फ़ी बन के तैयार होती आम की। फिर उन्होंने टब में दूध घोलना, रोज़ सिरप और सोडा डाल के, वो शाम को सबको, हम लोग करीब 25 बहन भाई, 25 कज़न्स एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि माँ 5 बहनें और सभी के बच्चे 6 महीने से लेकर और 30 साल तक भी थे। तो मेरी मम्मी का जो सबसे बड़ा भतीजा, वो सिर्फ 6 महीने छोटा था। तो वो लोग बहन भाइयों की तरह थे, बुआ भतीजा भी नहीं लगते थे, बहन भाई की तरह खेलते थे। आप जब गाज़ियाबाद आ गए, आपका परिवार जब गाज़ियाबाद बस गया, आपके पिताजी माताजी सब गाज़ियाबाद आ गए, तो जब आपके परिवार में, आपके पिताजी के परिवार में कुल टोटल कितने बच्चे थे? यानी कि आप और आपके भाई बहन कितने लोग? हम लोग 34 सिर्फ माँ की साइड से थे, और डैडी सिर्फ 4 भाई थे, जिसमें हम 3, 2, 8 और 5, 13, 14 लोग थे। तो अमृतसर में अभी भी वही घर है जहाँ मैं पैदा हुई थी, या हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, लेकिन घर वही था, 38 लॉरेंस रोड। और वो घर आज भी वही है। अब कोई भी ताया जी नहीं हैं, एक ताई जी हैं बस, जो सबसे छोटी हैं। पापा के फादर के परिवार में तो इतने ही लोग थे। आपकी शादी गाज़ियाबाद ही हुई या पंजाब में हुई? नहीं, गाज़ियाबाद हुई। मैंने बताया कि मैं 58 में पैदा हुई अमृतसर में, उसके बाद जामनगर गए थे पेरेंट्स। वहाँ पर मेरी बहन हुई 62 में दिसंबर में, जब चाइना वॉर के बाद की बात है ये, वो लोग यहाँ आ गए थे। और फिर 63 के एंड में हम लोग यहाँ आए, मैं 5 या 6 साल की थी। आके यहाँ पर मेरा भाई हुआ 65 में, और उसी के बाद ही वॉर हुई थी पाकिस्तान से 65 में। वो हिंडन से गोले चले थे, कुछ ट्रायल किया होगा या क्या, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने अपनी आँख से गोले देखे थे आंगन में से ऐसे जाते हुए। एयरफोर्स स्टेशन से शायद वो नदी में किए थे या कहाँ किए थे, ये तो नहीं मुझे याद। तो ब्लैकआउट हो जाया करता था उन दिनों, और बहुत हम लोग को खाइयाँ बनाई छुपने के लिए। हम लोग बाग भटियारी में रहते थे, अर्जुन नगर, फिर बाग भटियारी। और ये बस तभी की बात है जो मुझे अच्छे से याद है, 65 तक का भाई मेरा तभी हुआ था। फिर यहीं पे मैं केडीबी स्कूल था सबसे अच्छा उन दिनों, जीटी रोड पर, वहाँ पे पढ़ी। और उसके बाद ही सुशीला इंटर कॉलेज में, और बीए करते ही 77 में
मेरी शादी हुई। 47 इयर्स हो गए अब तो ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। जब शादी यहीं हुई गाज़ियाबाद में। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा 81 में पैदा हुआ था, वो अब 43 का हो गया है, और बेटी 41 की है। तो वो चंडीगढ़ में है, मैरिड है, 2 बेटियां हैं। बेटे की भी 2 बेटियां हैं, वो अमेरिका में हैं। तो यहाँ आप अकेले हैं? नहीं, मेरी माँ को मैंने अपने पास रखा है कि बहुत दिन हो गए भाई के साथ रह लिया, जी। तो वो मेरे पास ही हैं, क्योंकि वो भी अकेली हैं, मैं भी अकेली हूँ। आपके हस्बैंड की डेथ की डेट मैं भूल गया, उनकी डेथ कब हो गई थी? 30 मई 99। उनका, हाँ, वो डायबिटिक थे। उसके बाद किडनीज फेल हो गई थी 84 में, फिर ट्रांसप्लांट करवाया 87 में। जो स्कूल शुरू किया और ट्रांसप्लांट, ये पैरेलल चला। बहुत स्ट्रगल का टाइम था मेरे लिए। बच्चे 4 और 6 साल के थे, और उसके बाद उनकी बहन ने उन्हें किडनी दी। ईश्वर उन्हें ठीक ठाक रखे, और वो भी अब 75 साल की हो गई हैं, बरेली रहती हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 12 साल वो एक बहुत क्रूशियल थे, लेकिन अच्छा ये हुआ कि एटलीस्ट बच्चे 16 साल के 18 साल के हो गए थे। तब फिर वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गई थी, पेट में पानी भर जाता था, ब्लड प्रेशर, और वो ट्रांसप्लांट के बाद तो बहुत डेवलपमेंट हो जाती हैं चीज़ों। माला जी, आपने बताया था कि आपने यहाँ पर स्कूल शुरू किया, जी। तो वो स्कूल की वर्तमान स्थिति क्या है, और वो स्कूल धीरे धीरे करके अब कहाँ तक पहुँच गया? मम्मी एजुकेशन में थी। वो एयरफोर्स स्कूल जामनगर के बाद गाज़ियाबाद आके 68 में उन्होंने सुशीला मॉडल स्कूल में प्रिंसिपलशिप की, और उसके करीब 14 साल के बाद 81 में जब ये DPS खोला गाज़ियाबाद का मेरठ रोड पे, तब वहाँ पे वो टीचर हुई और फिर हेडमिस्ट्रेस बन गई थी। 87 में उन्हीं की मोटिवेशन से मैंने स्टार्ट किया स्कूल, क्योंकि मैं ऑलराउंडर थी, मल्टी टैलेंटेड थी, काफ़ी चीज़ों में दखल रखती थी। हॉकी प्लेयर रही मैं, स्टेट की लेवल का मैंने कैंप्स अटेंड किए ट्रेनिंग के देहरादून में, और बास्केटबॉल भी खेलती थी, एथलेटिक्स भी थे, स्प्रिंटर थी। हॉकी में भी मैं राइट आउट पोजीशन खेलती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू रन वेरी फास्ट। आई वाज वेरी गुड इन स्प्रिंटिंग। सबको यही लगा कि अब 2 बच्चे भी मेरे हो गए थे, शादी को भी 10 साल हो गए थे, तो 9 साल के बाद ही सोचा कि मुझे B.Ed करना चाहिए। BA ही किया था मैंने तब तक, और B.Ed के बाद फिर मैंने स्कूल स्टार्ट किया। ये साथ ही साथ चैलेंजेस आए, जैसे ही साथ साथ में स्कूल शुरू किया, साथ साथ उनकी तबीयत ख़राब हुई और ट्रांसप्लांट की नौबत आई। मद्रास जाके ट्रांसप्लांट कराया। यहाँ पर मेरी एक जो बहुत अच्छी दोस्त भी रही, बहुत जिगरी दोस्त, और वाइस प्रिंसिपल स्कूल की रही, मिसेस कविता सरना। उनके फादर बेदी अंकल जो हैं वो रेलवेज़ में थे, तो उनका साथ मिला, बहुत ज़्यादा उन्होंने साथ दिया उस समय, दिक्कत के समय में। मैं मद्रास में थी, बच्चों को देखा उन्होंने, स्कूल को भी देखा। तो स्कूल, लेकिन क्योंकि मैंने अपने ही ढंग से स्टार्ट किया, और जो मुझे लगता था कि गाज़ियाबाद में रहते हुए यहाँ के बच्चों को चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, हालांकि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, बहुत कम थे। तो माँ के कहने से मैंने घर में ही शुरू किया कि बाद में ले लेंगे, लेकिन बाद में स्थितियाँ ऐसी नहीं बनी, और क्योंकि इसके लिए आपको पता है बहुत फंड चाहिए होते हैं, और कपूर साहब का कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था उन दिनों इतना ज़्यादा। 87 40 साल हो करीब, तो तब बहुत अलग ज़माना था, बहुत अलग टाइम था। सो 92 में फिर दूसरी ब्रांच खोली, क्योंकि कविनगर के बच्चों को रेलवे पार करके आना पड़ता था, और सब लोग कहते थे मैम एक इस साइड में भी खोलिए, हम लोग को डर लगता है। मैंने कहा आपसे ज़्यादा तो मुझे रिक्शों का डर लगता है, और मैं ही थी जिसने कवर्ड रिक्शे बनाए थे, क्योंकि नेहरू नगर की मेन रोड पर जहाँ फ्लाईओवर बन गया है, जी जी, वो मौके की ज़मीन थी, कॉर्नर का था, तो हमने बहुत ज़्यादा पैसे उस वक्त के दिए थे कि हाँ जी ये कॉर्नर है और चौड़ी सड़क है सामने। ये नहीं पता था कि ये चौड़ी सड़क का पुल फ्लाईओवर बनने के बाद बहुत छोटी सी रह जाएगी, बहुत दिक्कत होती है। तो उसी टाइम पर 92 में मैंने कविनगर में किराए पर एक बिल्डिंग लेकर वहाँ कविनगर की ब्रांच खोली। बहुत अच्छी चली वो भी, क्योंकि नया सिस्टम लोगों को पसंद आ रहा था। कवर्ड रिक्शे थे जो सिक्योरिटी सबसे पहले बच्चों के लिए थी, और नए नए जितने भी मैं जानती थी कि इन तरीक़ों से प्ले वे में बच्चों को सिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें नई नई हमने करने लगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। सिंपल सी यूनिफॉर्म थी। सो
काफ़ी रिस्पांस मिला स्कूल को, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। छोटी सी जगह होते हुए भी उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस था कि मुझे पास की बिल्डिंग में भी मैंने 4 कमरे लिए रेंट पर और वो करते रहे। तो लोगों को काम दिखता है, क्वालिटी दिखती है कि हाँ कहाँ पर उनके बच्चे सेफ़ हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा और एक पेरेंट को क्या चाहिए। तो 92 के बाद चलता गया टाइम और 99 में, फिर 95 के बाद कपूर साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी। 99 में फिर वो हॉस्पिटल घर करते करते एक दिन चले गए। उनके जाने के बाद फिर वो एक स्टूडेंट ही था मेरा, नमन जैन, उनके फादर सुभाष जैन जी मिले बराड़ा मास्टर जी के थ्रू कि हम ऐसे आगे करना चाहते हैं, अगर स्कूल को आप आगे ले जाएं। तो फिर ये सीनियर ब्रांच हमने स्टार्ट की 2000 में। अब उसका 25वां साल चल रहा है उस स्कूल का, ब्रांच का। तो नई नई चीज़ें करते रहते हैं, पेडागॉजीज़ नई चेंज करते रहते हैं क्योंकि वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सो इससे 3 ब्रांचेस चल रही हैं, टोटल होंगे 2700 बच्चे होंगे, 2800। एक शिक्षा की तरफ ही ध्यान रहा और एक जो जज्बा था आज़ादी का, देशभक्ति का, वो बहुत ज़्यादा खून में अभी भी खूब दौड़ता है। मैं बहुत ही भावुक हूँ उस चीज़ को लेकर। This program is powered by Mixin. Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ? एक्चुअली पंजाबियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एक तो पंजाबी अपनी अनक के होते हैं क्योंकि मेहनती होते हैं, उन्हें कोई भी काम करने में कभी भी छोटापन या शर्म महसूस नहीं होती। सो पंजाबियों में जो जज्बा है उससे तो सभी लोग बहुत ही फ़ख्र करते हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं, बाकियों को भी लगता है कि यस ये हमारे देश के लोग हैं और एक ऐसा भी राज्य है जो कभी आगा पीछा नहीं देखेंगे। अगर घर में 4 रोटी हैं और अगर कोई आ गया तो वो बांट के खा लेंगे। वो कभी उनके मन में ये नहीं आएगा कि हम ये छुपा लें, रख लें, नहीं। बहुत दलेर हैं, दलेरी के लिए हैं ही मशहूर हम, कि हम कर गुजरते हैं, सोचते बाद में। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। यस यस। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀ? ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰਾਤ ਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿਆਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਬੋਲੇਗਾ ਇਨਕਲਾਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇਗਾ, ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰਸ਼ਡ, ਵੀ ਨੀਡ ਫਰੀडम। तो इहो गल्लां लैके ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਮੀ ਛਾ ਗਈ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਬੇੜੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜ ਪੋਤਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਆਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਬਈ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਾਮਾ ਮਾਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 12 ਬੱਚੇ, 5 4 ਤੇ 3 9 12 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ 20 ਬੱਚੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਰਾਤੀ ਦੁੱਧ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸਮਰਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਾਂਜੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੜੌਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 3 ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣਾ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਖਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੇ ਲੈ ਆਓ, ਕੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੇ ਲਿਆ, ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਣਾ ਡੋਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ, ਉਹ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੁੜੇ ਜਾ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। 2 ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, 1 ਗਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤੇ ਚੌੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਅੱਛੇ, ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀ, NCC ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ NCC ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਇਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, डिबेट होवे, चाहे ग्रुप डांस है, कथक मैं 12 साल सीखिया, कोई भी एक्टिविटी होए मैं उहदे च ज़रूर पार्ट लेना, क्योंकि मम्मी नूं यही सी कि बई तू ज़रूर जो कुछ हैगा कॉलेज विच करना है। तो क्योंकि चंगा खांदे पींदे सी, दोनों माँ बाप बड़े अवेयर सीगे हैल्थ के बारे। तो कहते सी कि नहीं ज़रूर जो खाना भी अच्छा है, तो जे तुसी खेडोगे नहीं तो लगेगा नहीं बॉडी नूं। तो स्पोर्ट्स शुरू जो भी कॉलेज च होंदे सी, बास्केटबॉल, हाई जंप, हडल रेस, रिले रेस, थ्रोज, मैं सब कुछ कीता है। तो हॉकी दे विच मैं काफ़ी अगे पहुँच गई सी। 2 साल विच ही असी मेरठ जाते सी खेडन। NCC दा सिल्वर जुबली कैंप मैं अटेंड किया लखनऊ विच 10 दिन। ਉਹਦੇ बाद इन्नी सर्दी नहीं पई उस महीने च कदी भी। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਇਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਮਾਥੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बेटा तू ਇੱਥੇ ही खड़ी हो जा। मान ला बेटे आप यहीं स्टेज पे ही खड़े हो जाओ। BS माथुर जी कहते बेटे आप यहीं खड़े हो जाओ स्टेज पे ही। तो मेरी माँ अटैची भर के लैके आती सी मेरे इनाम, ट्रॉफियाँ, कप, मैडल, किताबां जो भी। फिर मैं कॉलेज टॉप किया अपना, म्यूज़िक, क्लासिकल, इंग्लिश लिटरेचर एंड साइकोलॉजी। सो मैं इंग्लिश फर्स्ट डिवीज़न थी, साइकोलॉजी एंड म्यूज़िक में डिस्टिंक्शन आई एंड आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स। यूनिवर्सिटी में 25th पोजीशन आई थी, जिसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिला 100 रुपीज़ पर मंथ। बहुत होता था उस समय, 1977 में बहुत बड़ी रकम थी, 100 रुपये। तो अच्छा रहा मेरा कॉलेज जीवन और मुझे बहुत बहुत प्यार मिला अपने टीचर्स का। आज सब तो नहीं है, एक मेरी म्यूज़िक की दीदी मनोरकर दीदी मुझे अभी भी आशीर्वाद देती हैं, मैं उनको मिलने ज़रूर जाती हूँ। उनके बर्थडे पे, दिवाली पर, टीचर्स डे पर मैं पहले उन्हें प्रणाम करती हूँ। महाराज जी
जैसा आपने बताया कि भी मेरी साहित्य में बड़ी रुचि रही है, कविता पाठ भी करती हैं, तो जो कविता पाठ आप करती थीं तो क्या कविताएं आप खुद लिखती थीं? हाँ जी, क्योंकि मैं जो भी मुझे सब्जेक्ट दे दिया जाए, और उन दिनों एक ही सब्जेक्ट ज़्यादातर होता था, देशभक्ति, तो उस पर जो भी कविता मन में आ गया तो वो मैं खुद लिख लेती थी। और कभी नेचर पर मिलती थी, मेरी प्रकृति, मेरा पर्यावरण, मेरे आसपास क्या है, तो वो 4 लाइन मैंने क्लास 7th में लिखी थी, वो मुझे आज भी याद है। उसके बाद बहुत कविताएं लिखी, वो फिर लेकिन डायरी खो खा गई। उस समय इतनी वैल्यू नहीं होती इन चीज़ों की, लिख ली, रख दी कहीं और कुछ। तो वो 4 लाइनें थीं। सूरज जाता थक कर घर को, संग लिए किरणों की टोली, मौन है अंबर, शांत धरा है, नींदिया अब फूलों पर डोली। तो ये तब की 2 लाइंस हैं, ये मुझे आज तक याद हैं, जो पहली पोइट्री थी मेरी। उसके बाद जैसे फादर के बर्थडे पे लिख दिया, बाबुल तेरे जन्मदिवस पर क्या दूँ मैं उपहार, यही आत्मा कहती ये दिन आए हज़ारों बार। तो ऐसे मैं जब कोई मौका होता था तो मैं लिख लेती थी अपने आप। और अब 5-6 सालों से स्कूल में साहित्यिक गोष्ठी होती है, उसमें बहुत देश के दूर दूर से बहुत नामी कवि आते हैं, बहुत जो एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो अदरवाइज़ कहीं भी जाने में वो लाखों रुपए लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये कवि सम्मेलन नहीं होता, गोष्ठी होती है, तो इसमें गंगा जमुनी हमारी जो तहज़ीब है, उर्दू और हिंदी मिली हुई, हम कितना भी चाहें इन 2 भाषाओं को अलग नहीं कर सकते। तो कवि भी आते हैं और शायर भी आते हैं, तो एक बहुत एक लेवल की गोष्ठी होती है, जो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं किसी रूप में साहित्य की सेवा कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब वहाँ पर जो बच्चे, यंगस्टर्स जो आते हैं, जो लिखने में इंटरेस्टेड हैं, उनको मंच मिलता है और वो आगे चल के बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देते हैं। आज इसको काफ़ी टाइम हो गया है, मंथली होती है, अभी 4 अगस्त को होके चुकी है। अब 14 सितंबर को जो इसका एनुअल होना है, उसमें भी ईश्वर की कृपा रही, मेरी 2 गज़ल संग्रह आएंगे, उसमें एक कविता की किताब आएगी, मेरे गुरुजी की भी आएगी किताब। तो इस तरह से मेरी रुचि है। वहाँ जो भी थिएटर भी होता है तो वो मैं अपने स्कूल में, वो लोग रिहर्सल्स करते हैं, हमेशा वेलकम रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी एक्टिविटी हो तो मुझे अच्छा लगता है कि स्कूल में कुछ चलता रहे, क्योंकि एक सरस्वती माँ का मंदिर है वो। जितना भी ज़्यादा जो है कुछ संसाधन काम आएंगे सबके तो अच्छा है। पर ये कुछ प्रयाग संगीत समिति के भी एग्ज़ाम होते हैं तो वो स्कूल में होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में कुछ कुछ करते रहना। माला जी, आपने ये बताया था कि आपने कई क्षेत्रों में बड़ा काम किया है, जिनमें से एक आपने स्कूल की स्थापना करी, स्कूल चलाया, और आज प्रभु की कृपा से 3 ब्रांचेज उसकी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। पर्यावरण पे भी आपने काम किया। पर्यावरण पे आपने कैसे कैसे और क्या क्या काम किया, वो हमारे श्रोताओं को। बहुत शुक्रिया इस प्रश्न के लिए। ये जो विषय है मेरे बहुत दिल के करीब है। जब आए थे यहाँ हम गाज़ियाबाद में, तो बहुत टाइम के बाद मेरे फादर ने एक स्कूटर, मोटरसाइकिल लिया पुराना, रॉयल एनफील्ड, और उस पे वो मम्मी और उनकी गोद में मेरी बहन, पीछे मैं कैरियर पर और आगे टैंकी पर मेरा भाई, वो हमको हर हफ्ते हिंडन के किनारे लेके जाते पिकनिक के लिए। और इतना खूबसूरत किनारा था रेत का, बहुत खूबसूरत रेत का किनारा था। आज वो, तब फ़ोटोज़ ऐसे होते नहीं थे, कैमरे भी नहीं होते थे, लेकिन बहुत, एक तरफ रेत का किनारा था, एक तरफ पत्थरों का किनारा था, जहाँ से अब उधर इंदिरापुरम जाने की जगह बन गई है। इधर ये शमशान घाट बहुत पीछे जाके था, तो उसके शुरुआत में हम जाते थे और उस नदी में डैडी ने आम डुबा देने, खीरे टमाटर डुबा देने, दरी लेके हमने किनारे बैठना, डैडी ने मेरे भाई को पीठ पर बिठा के नदी में तैर के एक चक्कर लगवा के लाना। आज वो पानी छूने लायक नहीं है, जबकि 30 साल पहले 93 में जब मैंने ये महसूस किया कि एजुकेशन तो हम दे रहे हैं बच्चों को, संस्कार डाल रहे हैं, लेकिन पर्यावरण कहाँ दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हुई थी वाकई। और मैंने उस वक्त बहुत गीत भी लिखे, इस प्रोजेक्ट की स्थापना की, ग्रीन क्लीन गाज़ियाबाद।
और जितने आप नेहरू नगर में आसपास, होली चैल के आसपास और जो बसंत के आसपास, रेलवे लाइन के इर्द गिर्द जितने पेड़ लगाए हैं, मैं बड़े गर्व से कह रही हूँ कि हमने लगाए हैं। और उन्हीं पेड़ों की छाया हमको मिल भी रही है आज। उसी पेड़ के जामुन भी हमने इस बार खाए, क्योंकि बहुत पेड़ टाइम लगाता है फल देने में। तो पर्यावरण पे तब काम शुरू हुआ जब हम बच्चे को एक कार्ड देते थे 10 रुपये का। 10 रुपये की बहुत बड़ी बात होती थी 93 में भी। तो ये लगा कि हम प्लांट का एक वो दें, सैपलिंग दें, पौधा दें, ना कि 10 रुपये का प्लांट दें। 10 रुपये का ही पौधा आता था, नीम का ले लीजिए, कोई भी अब जामुन का ले लीजिए, पिलखन ले लीजिए, जो पेड़ अच्छे होते हैं जिनको लगाना चाहिए चिड़ियों के लिए। तो वो पेड़ हमने लगाने शुरू किए। और अ रूपी अ डे, अ ट्री ऑन एवरी बर्थडे, कि 365 दिन में आप 365 रुपये इकट्ठे करेंगे और उसमें कुछ जो कमी पड़ेगी स्कूल पैसे डालेगा, और एक हम ट्री गार्ड लेंगे। ट्री गार्ड के बिना ट्री बच नहीं सकता। वो आते जाते स्ट्रे एनिमल्स, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता सब खराब कर देंगे। और इतना भी बड़ा लगाएंगे पौधा तब भी उसको संरक्षण चाहिए जैसे छोटे बच्चे को चाहिए। तो तब से वो मुहिम जारी है और बच्चों को हमने बहुत एजुकेट किया है। इसके लिए हमें 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट से अवार्ड मिला, जो कि 800 स्कूल्स में से टॉप के 20 लिए गए थे, जो स्कूल्स पर्यावरण पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, आदत दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं उस बारे में। क्योंकि जो हमने रंगीन था ज़माना, वातावरण जो हमने ले लिया, हमने यूज़ कर लिया, दोहन कर लिया, और अब आगे आने वाले बच्चों के लिए ये जहरीली नदी बची है, ये जहरीला वातावरण बचा है, जो आपको देखते ही हैं कितना पोल्यूशन हो जाता है कि आए दिन पराली जल गई तो बंद हो गया, आंधी आ गई तो बंद हो गया, धुआं इतना हो गया तो बंद हो गया। तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन सी अब होने लगी। आप देख रहे हैं पर्यावरण के लिए कुछ 10-15 साल से लोग जागे हैं, लेकिन 93 में गो ग्रीन, ग्रीन वेव, हरित क्रांति, ये इस तरह के नारे मैंने लगाए हैं। और वो बोलते बोलते शायद बहुत टाइम बाद सब तक पहुँचे हैं, और सभी, मुझे खुशी है कि सब महत्व समझने लगे पर्यावरण को बचाने का। जिसमें एक मैंने गीत लिखा था हरियाली के लिए भी, इस धरती के एक एक कण को संपन्न बनाना है, पग पग हरियाली कर देंगे संकल्प उठाना है। एक गीत था बच्चों के लिए, जीने के लिए दुनिया चाहिए, सांसों को खुला आसमां चाहिए, किताबों से पहले खिलौनों से ज़्यादा। तो ये गीत बच्चे खूब गाते हैं, एक संस्कार मन में रहता है। जैसे अब राष्ट्रगान गाएं तो मन में संस्कार आता है देशभक्ति का, तो जब ये गाते हैं तो मन में आता है। बहुत कविताएं लिखी, बैले भी किए। एक 4 लाइन कही थी, सुनाती हूँ। द्वारिका में ही नहीं, द्वार द्वार हों हरि, हरि ग्रीन। द्वारिका में ही नहीं, द्वार द्वार हों हरि, हरित द्वार, हरिद्वार बसें हरित में हरि। कि जो पूजा आज हम कृष्ण जी की करते हैं, ये मालूम नहीं कि वो कदम के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाते थे। तो जो हरियाली की पूजा करता है वो ईश्वर की पूजा करता है, ये धरती माँ की पूजा करता है। इसे कितना ही आप गंध देते जाइए, डेली टनों टन गंध हम डेली का देते हैं इस धरती को, वो कहाँ पचाती है, किस तरह से हमें वापस खाने पीने को चीज़ें देती है, कैसे हमारा पोषण कर रही है, तो धरती बता सकती है। तो इस पर मैंने काफ़ी काम किया, अभी भी चल रहा है काम इस पर। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारा एक फ़र्ज़ है कि बच्चों को हम एक अच्छा वातावरण दें। जो गलतियाँ हम कर चुके हैं, जिनका हम बोझ उन पर डालते हैं कि ये गंदा हो गया है, अब आप साफ़ कीजिए। गंगा के सामने आप खड़े होते हैं, इतनी मीटर हमने गंगा साफ़ की, जमुना साफ़ की, फ़ोटो खिंचाते हैं। गंगा ने कब कहा था मुझे गंदा करो? तब तो फ़ोटो नहीं खींचे जब गंदा कर रहे थे। आज आप थोड़ी सी साफ़ करके कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अच्छी बात है, शायद 100-100 मीटर करके पूरी गंगा, पूरी जमुना साफ़ हो जाएगी। ऐसी मेरी इच्छा भी है प्रभु से कि कुछ हमें बल दें, सन्मति दें कि जो हम आए हैं वो अपना फ़र्ज़ इस संस्कार समाज के लिए छोड़ के जाएं। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं, आज आपसे मुलाकात आदरणीय माला कपूर जी से मैंने कराई। आप आगे भी जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। आज माला जी ने जिस प्रकार पर्यावरण पर काम किया है, आप सभी
श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार आप भी पर्यावरण पर कुछ काम करें और हमारे इस प्रोग्राम को आगे देखते रहें और हमसे जुड़े रहें। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं। और माला जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रयास करूंगा कि आपके माता जी का भी और मौसी जी का भी इंटरव्यू हम लें, उनका ज्ञान भी हम लोग प्राप्त करें और हमारे श्रोता भी उनसे मुलाकात करें, ये हम प्रयास करेंगे। और शीघ्र अतिशीघ्र हम आपके निवास पर आएंगे और उनसे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। This program is powered by Mixin. Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. जद कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल, हो जो बोले सोने हाल।